फिल्म की स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे को देखते हैं जिसे एक सीरियल किलर ने बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था जो उसे मारना चाहता है, लेकिन वेडनेसडे बहादुर थी और वो बताती है कि मैं वहां कैसे पहुंची। और यह कहानी 6 हफ्ते पहले चली जाती है जब वेडनेसडे ने गुडी एडम्स की किताब से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था और उसका बचपन से एक ही सपना था कि वह मशहूर सीरियल किलर को ढूंढकर उसे हरा दे जो छोटी बच्चियों को ढूंढकर उन्हें मारता था। फिर एक दिन किलर गलती से क्राइम सीन पर अगवा हुई बच्ची का खिलौना गिरा देता है जिसे वेडनेसडे के साथी हाथ ने उठा लिया। उस हाथ का नाम थिंग होता है। तब वेडनेसडे ने अपनी पावर्स यूज करके उस खिलौने से विजन्स देखे, यानी उसे ख्याल नजर आया और फाइनली उसे किलर की लोकेशन का पता चल गया था। तब वेडनेसडे उस शहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर आई तो एयरपोर्ट पर उसे रोका गया। तब वेडनेसडे ने अपने सारे हथियार पुलिस को दिखाए तो ऑफिसर्स काफ़ी चौंक गए। फिर उन लोगों को वहां पर थिंग भी मिलता है। तब वेडनेसडे बताती है कि यह एक पुतले का हाथ है जो सिर्फ मेकअप में इस्तेमाल होता है। ऑफिसर्स ने ये सारा सामान अपने पास रख लिया। तब गुस्से में वेडनेसडे थिंग को लेकर वहां से चली जाती है। फिर वेडनेसडे ने किलर को उसके घर पर ढूंढ लिया और वो उसे शॉक लगाने वाली थी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया और वेडनेसडे को विशन आने लगे और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकलने लगते हैं जिससे वह बेहोश हो गई तो किलर ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद वेडनेसडे को जब होश आता है तो वह खुद को बेसमेंट में पाती है। इतनी ही देर में वहां किलर भी अपने चाकू लेकर आ गया। किलर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल बनाई है जो बिल्कुल वेडनेसडे जैसी ही थी और किलर हर किसी को मारने से पहले उसके जैसी गुड़िया बनाया करता था। तो वेडनेसडे कहती है मेरा भी हाथ काफ़ी कमाल का है और तभी सामने छुपा थिंग किलर पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तब मौका पाकर वेडनेसडे आज़ाद हो चुकी थी। थिंग देखता है कि वेडनेसडे के काले आंसू उसके विजन्स देखने की वजह से निकले हैं। इस पर वेडनेसडे ने थिंग से कहा कि इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अब वेडनेसडे किलर से लड़कियों का बदला ले लेती है और कुछ दिन के बाद हम किलर के पकड़े जाने वाले पोस्टर्स को लगा देखते हैं। वेडनेसडे को गुडी की बुक में काले आंसुओं के बारे में कुछ नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ मोंटेसिया ने वेडनेसडे को चलने को कहा क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था तो वो लोग वहां से निकल गए। इसी बीच वेडनेसडे का भाई पग अपनी बिजली निकालने वाली पावर सीख चुका था जिसका वह इस्तेमाल करता है और सड़क पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तभी जंगल में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव छुपकर उनकी फ़ोटोज ले रहा होता है। तभी उसने नोटिस किया कि बहुत सारे कौवे आ गए हैं जो डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। तो वह जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गया। अपने एक साथी को मैसेज करता है। फिर उसने देखा कि कार में भी काफ़ी सारे कौवे घुस चुके हैं जो सब मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। एडम फैमिली स्कूल में वापस आ चुकी थी। वेडनेसडे को अब स्कूल का डार्क एटमॉस्फियर पसंद आने लगा था और उसे पता था कि कहाँ कहाँ पर लाशें छुपी हैं। मोटेशिया ने उससे कहा कि पग का ख्याल रखना। तभी वेडनेसडे कहती है कि वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। और यहाँ हम विशन से देखते हैं कि किस तरह वेडनेसडे ने उल्टे सीधे तरीकों से अपने भाई का ख्याल रखा। वेडनेसडे पग को यहाँ की सारी बातें बता देती है। उसने ये भी कहा कि अगर किसी को मारना है तो मेरी मदद लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़ी। तभी वेडनेसडे को लड़कियों का एक ग्रुप मिला जो सारी वेडनेसडे की फैंस थी। इनमें जो लाल बालों वाली लड़की थी वो सबसे ज़्यादा वेडनेसडे की दीवानी थी, लेकिन तभी यहाँ सायरन लड़की आकर उन्हें भगा देती है। वो वेडनेसडे की तारीफ करती है क्योंकि पिछली बार उसने स्कूल को बचाया था और वो यहाँ की मसीहा बन चुकी थी। यही वेडनेसडे को स्कूल के नए प्रिंसिपल मिलते हैं। वो वेडनेसडे को सम्मान देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वेडनेसडे को शाम होने वाली स्पेशल पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से वो सीधा अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। तब उसकी दोस्त इनिड ने कहा कि मैं वेयरवुल्फ हूँ, ये सब मेरे ही साथी है। फिर उसने सबको वहाँ से जाने को कहा क्योंकि वेडनेसडे और इनिड फिर से साथ रहने वाली थी। इनिड बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मैं उसे पार्टी में मिली थी और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद आए। वेडनेसडे बताती है कि मुझे अपने डार्क बुक का सीक्वल लिखना है और फिर उसने अपनी बुक इनिड को पढ़ने के लिए दी जो उसे काफ़ी अच्छी लगी। अब इनिड का क्लासरूम वहाँ आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे को कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। उसने बताया कि मुझे अब यह नहीं कोई और पसंद है जो भी मेरी तरह वेयरवुल्फ है। यही उन दोनों को एक फ़ोटो मिली जिसमें कोई वेडनेसडे पर नज़र रख रहा था। वेडनेसडे ने उस फोटो को छूकर अपनी पावर्स का यूज़ करके विशन देखा। उसे पता चला कि जब से वह स्कूल आई है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके काले आंसू फिर से बहने लगे। तब वेडनेसडे ये सब देखकर हैरान रह गई। उधर मोटेशिया और उसके हस्बैंड पग का रूम देखते हैं और यहाँ वो पग के साथी से भी मिलते हैं। उसका साथी अपनी पावर्स के बारे में बताता है जिसमें वो पहले मक्खियों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो बाकी जानवरों को भी कंट्रोल करना सीख रहा था। तब पग ने बताया कि मुझे तो सिर्फ जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद एडम फैमिली प्रिंसिपल से मिली जो मोटिशिया को स्कूल के फंक्शन की कमेटी की हेड बनने के लिए पूछता है।
पहले ये काम एक अमीर लड़के की माँ करती थी, लेकिन फिर उसने ये पोस्ट छोड़ दी, इसीलिए वो अमीर लड़का इस बार स्कूल नहीं आया। साथ ही प्रिंसिपल उन लोगों को स्कूल से दूर एक घर भी रहने के लिए देता है, जो मोटिशिया को तो काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये सब कुछ वेडनेसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मोटिशिया उसे कहती है कि गुली अब तुमसे बात नहीं कर रही है और मैं तुम्हारी यहाँ पर रहकर मदद कर सकती हूँ, साथ ही तुम्हारे जैसी पावर वाली एक लड़की को पहले भी मैंने संभाला है। वेडनेसडे समझ गई कि मोटिशिया अपनी बहन के बारे में बात कर रही है। मोटिशिया कहती है कि हाँ, तुम भी उसी की तरह हो जिसमें तुम दोनों की पावर्स भी सेम है। वेडनेसडे कहती है आपको मेरी नहीं पक्की की फिक्र करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। मोटिशिया दुखी हुई और समझ लग गई थी उसे कि वेडनेसडे कुछ छुपा रही है और उसके साथ वह कुछ गलत होने देना नहीं चाहती थी। वेडनेसडे और थिंग जंगल से वापस जा रहे थे, वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रही थी। नई लेडी अफसर ने पता लगवा लिया था कि कौवों ने उस पर हमला करके उसकी जान ले ली। तभी वेडनेसडे को एक आदमी दिखाई दिया जो उसे देखकर भाग रहा था। वेडनेसडे ने उसका पीछा किया और उसे मारकर पकड़ लिया। वह आदमी केल्विन था जो भी डिटेक्टिव था। कहता है कि मरने वाला डिटेक्टिव मेरा दोस्त था और हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें हम दोनों आउटकास्ट की मदद करना चाहते थे, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास पावर्स थी। इसकी वजह यह थी कि मेरा भी बेटा आउटकास्ट है जो टाइलर है, जिसके बारे में वेडनेसडे जानती थी, जो इस टाइम जेल में है। वेडनेसडे कहती है टाइलर को उसके बुरे कामों की सजा मिली है। फिर केल्विन ने वेडनेसडे से मदद मांगी कि वो उसके दोस्त की मौत का राज जानने में हेल्प करें, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। वेडनेसडे ने जवाब दिया अगर आपने अपने बेटे का इतना ध्यान रखा होता तो आज वो जेल में ना होता। वेडनेसडे वहाँ से निकलने वाली थी, तब केल्विन ने कहा कि एक आंख वाले कौवे यानी रेवन से बच के रहना। वेडनेसडे ने भी ऊपर रेवन को देख लिया था, फिर वह वहाँ से चली जाती है। रात को इनेट का रूममेट अपने घर में सभी बच्चों को कहानी सुना रहा था कि 200 साल पहले एक बच्चा था जो काफ़ी ज़्यादा पतला था, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी तेज चलता था। इसीलिए वो अपने दिमाग से मशीन बनाकर खुद को और मजबूत बनाना चाहता था। फिर उसने एक मशीन वाला दिल बनाया ताकि वो खुद को बदल सके, और उसने वो मशीन वाला दिल अपनी बॉडी में लगा लिया जिससे वो पूरी तरह बदल गया। फिर वो बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनाना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये मशीन खतरनाक बनती गई और एक दिन एक बड़े धमाके में उसकी जान चली गई। धमाके से उसकी लाश टावर से बाहर गिर गई जो एक पुराने स्कल यानी खोपड़ी वाले पेड़ के नीचे है, और आज भी वहां उस मशीन वाले दिल की धड़कनें हल्की सी सुनाई देती हैं और हमारे ग्रुप के बहादुर लड़के वहां जाकर यह धड़कनें सुन सकते हैं। जो सुनकर पग जोरों से हंसने लगता है क्योंकि उसे इस कहानी में दिलचस्पी लग रही थी। अब प्रिंसिपल सायरन से मिलता है जो मोटिशिया से इवेंट में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफ़ी होशियार थी, उसने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया। इसीलिए प्रिंसिपल कहता है हम लोगों के पास पहले अमीर लड़के की माँ के काफ़ी ज़्यादा फंड थे, लेकिन अब वो नहीं है तो फंड भी खत्म हो गए हैं, इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकाल रहे हैं जिसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन अगर तुम अपनी पावर्स को हमारे काम में मदद के लिए यूज़ करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूँगा। तब सायरन समझ गई कि प्रिंसिपल मेरी पावर्स का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो परेशान हो गई क्योंकि उन लोगों का नाम पहले ही बदनाम था कि वो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लेते हैं अपनी पावर्स की मदद से। इनिट और थिंग वेडनेसडे की बात कर रही थी कि मशहूर होने के बाद वो हमें भूल गई है। इनिट ने थिंग के लिए एक रूम बनाया था जो उसे काफ़ी पसंद आया। रात होने पर वेडनेसडे फिर से गिटार बजाने लगी, जो सुनकर म्यूज़िक टीचर यहाँ पर आए और उसे अच्छा म्यूज़िक बजाने के टिप्स देती है। उसने वेडनेसडे को कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल को बचाने के बारे में सुना था, इसलिए मैं तुमसे इम्प्रेस होकर तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। उधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मोटिशिया को दिखाया कि स्कूल के बच्चे कैसे लकड़ियों का फोनिक्स बना रहे हैं, साथ ही वो मोटिशिया को गाला इवेंट के लिए मना भी रहा था। इस पर मोटिशिया बोली मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। सायरन भी मोटिशिया की मदद के लिए राजी हो जाती है। तब तक वेडनेसडे अपने रूम में आई। इनिट बताती है कि अमीर लड़के ने तुम्हारे लिए एक लेटर और पेंटिंग भेजी है। लेटर में लिखा था कि मैंने वेडनेसडे को फ़ोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वेडनेसडे कहती है वो मैंने फ़ोन पानी में डाल दिया था। वो देखती है कि अमीर लड़के ने वेडनेसडे के लिए उसके विजन्स में दिखी एक पेंटिंग भेजी जो कि रेवन की थी और किसी तरह ये वेडनेसडे से जुड़ी हुई है। ये देख वेडनेसडे चौंक गई। तभी उसे एक दूसरा लेटर भी मिला जो स्टॉकर का था। उसमें लिखा था कि तुम्हारी किताब काफ़ी बेहतरीन है, और जब वेडनेसडे ने चेक किया तो पता चला कि उसके नॉवल को किसी ने चुरा लिया है। साथ ही उसे एक नई पहेली भी दी। वेडनेसडे खत पढ़कर समझ गई कि मेरे नॉवेल को पार्टी में फोनिक्स की आंख के अंदर जलाया जाने वाला है, इसीलिए वो लोग भी पार्टी में आ गए और वेडनेसडे उसके नॉवल को ढूंढने के लिए पेड़ों के अंदर से गुजरने लगी। तब तक बाहर म्यूजिक बजने लगा जिसे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। फिर वहाँ प्रिंसिपल ने सबका वेलकम किया और बताया कि वह आउटकास्ट के स्कूल को ऊंची पोजीशन पर ले जाना चाहता है। फिर उसने आग फेंक कर फोनिक्स को जलाया जिसे देखकर सब बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं और पग यहाँ से स्कल ट्री के पास जाने वाला था। तब तक वेडनेसडे ने भी अपने नॉवेल को ढूंढ लिया था। वह भी उस जगह से बाहर निकली और सबके बीच में होकर प्रिंसिपल के पास आ गई। प्रिंसिपल ने वेडनेसडे का वेलकम किया। फिर उसने वेडनेसडे को सम्मान देने के लिए स्कूल
को बचाने वाले बच्चों की एक पेंटिंग दिखाई जो उसे बहुत बुरी लगी क्योंकि वह पेंटिंग में हंस रही थी। वेनेसडे सबको कहती है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। तब ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हुए, लेकिन वेनेसडे ने बताया कि तुम लोग भी स्कूल के दुश्मन जैसे हो क्योंकि तुम्हारे जैसे दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और आज से मेरे पास भी कभी मत आना क्योंकि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ और जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूंगी। फिर वेडनेसडे पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगी और उसकी इन हरकतों पर इन्हें भी भड़क उठी। रात होने पर पग स्कल ट्री के पास आकर मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एकदम से कोई चीज़ बाहर आई जिससे पग दूर जा गिरा। गलती से उसका हाथ जमीन पर आ गया और उसके बिजली जमीन पर गिर गई जिससे वहां दफन वो आदमी जिंदा होकर बाहर आ गया जो उठकर पग को देखने लगा। तब उसे देखकर पग भी काफ़ी खुश हो जाता है। उधर इनिट ने वेडनेसडे को जैसे ही छुआ तब उसे विशन दिखाई दिया जिसमें वेडनेसडे को कब्रिस्तान में काफ़ी सारे कौवों के बीच में इनिट की कब्र दिखाई देती है। इनिट ने पीछे से वेडनेसडे को पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी वजह से ही मरी हूँ। यह विशन देखकर वेडनेसडे तड़प रही थी। तब उसे इनिट और मोटेसिया देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वेडनेसडे को होश आया जिसमें वो मोटेसिया के साथ घर पर मोटेसिया ने बताया कि वेडनेसडे तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं जिस वजह से तुम्हें काले आंसू आ रहे हैं और मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था और अब तुम्हें मुझे गुडी की बुक देनी होगी क्योंकि उसकी वजह से तुम पावर्स को बढ़ा रही हो। वेडनेसडे कहती है कि गुडी ने उसकी बुक मुझे दी थी और मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जब वेडनेसडे वापस स्कूल जा रही थी तब उसे 3 चीज़ें याद आने लगी। केल्विन ने मुझे कौवों से वार्न किया था, अमीर लड़के ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए थे और इनिट वाले विजन में भी कौवे थे, इसीलिए वह केल्विन से बात करने का फैसला करती है। जैसे उसके घर पर आई तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि कौवों ने केल्विन को भी मार दिया है। फिर वेडनेसडे ने अपनी पावर से केल्विन को छूकर विजन्स देखने की कोशिश करती है लेकिन वो विजन नहीं देख पा रही थी। तभी यहाँ पर शेरीफ वेडनेसडे को पकड़ लेती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की। वेडनेसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और टाइलर ने शायद अपने डेड केल्विन को मारा होगा क्योंकि वह उनसे नफरत करता था। तब लेडी कहती है कि यहाँ की खुफिया जेल में टाइलर को रखा हुआ है और वो ऐसे भाग नहीं सकता। इतनी ही देर में यहाँ मोटिशिया का हस्बैंड वेडनेसडे को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन पग अपने साथी के हाउस में उस जिंदा हुए आदमी को रख देता है जो एक ज़ॉम्बी था। उसके मशीन वाले दिल की बात भी सच थी जिसे पग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों इसे यहाँ रखने के लिए राजी हो गए, उसे खाना खिलाते हैं और जब वह उल्टी सीधी हरकतें करता है तो ये खुश होते हैं। वेडनेसडे अपनी पावर्स यूज़ ना कर पाने से परेशान थी और उसने थिंग को बताया कि मैंने इनिट को विशन ने मरते हुए देखा और अगर इनिट को ये पता चलती है तो वह डर जाएगी। फिर दोनों कमरे में आई तब उन्हें इनिट की लाश मिली और वेडनेसडे इसे देखकर काफ़ी दंग रह जाती है। उसे दुख भी हो रहा था लेकिन इनिट ने प्रैंक डे होने की वजह से ही वेडनेसडे के साथ मजाक किया था। तब वेडनेसडे ये देखकर खुश हुई कि इनिट जिंदा है। वेडनेसडे ने देखा कि किसी ने केल्विन की आंखें वहां पर छोड़ी हुई है लेकिन वो अपने विशन से अभी भी इसे देख नहीं पा रही थी और शायद ये काम भी उसके स्टॉकर का था जो कि किलर है। वेडनेसडे इनिट को केल्विन के मरने के बारे में बताती है। ये सुनकर इनिट काफ़ी डर गई क्योंकि जहां भी वेडनेसडे जाती थी वहां लोग मरने लगते हैं। तब वेडनेसडे ने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा लेकिन इनिट कहती है कि मेरे पास वेयरवुल्फ की पावर्स हैं, मुझे कोई खतरा नहीं। तब तक स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे पर प्रैंक कर रहे थे। इनिट का रूममेट इनिट को किसी और लड़के के साथ देखकर काफ़ी दुखी हो गया। तभी यहाँ प्रिंसिपल के साथ प्रोफेसर भी आ गए जिनका सिर्फ सर था और इस तरह बच्चों का प्रैंक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी दोनों को वेडनेसडे आकर मिलती है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी पेंटिंग को जलाने की वजह से सब काफ़ी खुश थे क्योंकि आउटकास्ट को असूल तोड़ना काफ़ी पसंद होता है। वेडनेसडे पूछती है क्या हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो परिंदों को कंट्रोल कर सकता हो। तो प्रोफेसर कहता है कि यहाँ सालों से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो बर्ड को कंट्रोल कर सकता हो। उधर वो ज़ॉम्बी जिसे वो चैन से बांध कर गए थे उसने जंजीर तोड़कर खुद को आज़ाद कर लिया था। मोटेशिया थिंग के पास आकर उसे गुडी की बुक मांगती है लेकिन थिंग ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग उसे नौकर की तरह ट्रीट करते थे। मोटेशिया ने कहा कि तुम फैमिली का हिस्सा हो। तब थिंग ने उसे याद दिलाया कि तुम लोग बार बार मुझे काम करने के ऑर्डर देते हो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और गुस्से में थिंग अपने रूम में चला गया। वेडनेसडे जब ड्राइविंग सीखने गई तो गाड़ी को तेज भगाकर वो आउटकास्ट की जेल में आ जाती है। वेडनेसडे अंदर गई और वहाँ की मैनेजर जोडी से मिलती है। यहाँ वेडनेसडे टाइलर से मिलने आई। जोडी ने बताया कि टाइलर को यहाँ एक डॉक्टर हैंडल करती है। वेडनेसडे उस डॉक्टर से मिली जिसने बताया कि मैंने टाइलर की मास्टर को उस जगह से अलग रखा है ताकि उनका रिश्ता कमज़ोर हो जाए। वेडनेसडे फिर टाइलर से मिली और उन्हें कैमरा के जरिए डॉक्टर देख रहे हैं। वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें तो वैल्यूज़ ने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। टाइलर कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर के जानवर से प्यार हो गया था और तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो। जब वो गुस्से में आ रहा था तब गार्ड ने शॉक देकर टाइलर को शांत किया।
तब वेंसडे ने बताया कि तुम्हारे डैड और उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? टाइलर कहता है कि नहीं, और मैं जेल में से तो ये कर नहीं सकता, लेकिन जो भी है वो तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर जब मारेगा तो मज़ा आएगा, और अगर किसी दिन मैं आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इनेट को मार दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं भी वेयरवुल्फ ही हूँ और यह जगह खतरनाक वेयरवुल्फ के लिए है। वो कहती है कि तुम तो डरपोक हो, तुम्हें ऐसी जेल में देखकर मज़ा आ रहा है, और तुम्हारे अंदर के मॉन्स्टर को तुम्हारी मास्टर ने इसीलिए कंट्रोल किया था क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर टाइलर भड़क कर हाइट बनने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे काफ़ी बड़ा झटका देकर शांत करवा दिया। अपनी दोस्त और थिंग के साथ एक जगह पर आई क्योंकि आज थिंग का बर्थडे था। तभी किसी ने थिंग को कैद करके उन दोनों को बेहोश करके अगवा कर लिया। इसी दौरान सायरन आकर प्रिंसिपल से मिली। तब प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें अब मोटिशिया को जाकर कहना होगा कि वो अपनी माँ को कहे कि उसे फंड देने के लिए आना है, क्योंकि मोटिशिया की माँ बहुत अमीर औरत। तब सायरन को ये बात गलत लगी और उसने ये काम करने से मना कर दिया। साथ ही उसने अपनी पावर से प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि आज के बाद तुम मुझे कोई हुक्म नहीं दोगे, लेकिन उस पर सायरन का असर नहीं हुआ। वह कहता है मेरे पास एक खास चीज़ है जिससे मेरे ऊपर जादू असर नहीं करता, और अब तुम्हें कैसे भी करके मोटिशिया पर अपना जादू करना होगा। इतने में ही वेडनेसडे घर आ जाती है। उसने सबसे पहले थिंग को छुड़ाया जो उसे इनेट के अगवा होने के बारे में बताता है। तभी फ़ोन बजता है और वेडनेसडे को स्टॉकर ने 30 मिनट का टाइम दिया था जिसमें इनेट मर भी सकती है। साथ ही एक लेटर भी भेजा। तब वेडनेसडे उसे पढ़कर क्लू समझने की कोशिश करती है। उधर इनेट और उसकी दोस्त बंधे हुए थे। उन्होंने देखा कि ऊपर काफ़ी सारी तलवारें और चाकू रखे हुए थे जो उन पर आकर गिर सकती थी। तब तक वेडनेसडे ने यहाँ आकर एक पहेली को सुलझाया, और जैसे ही म्यूज़िक बजाना शुरू किया एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। तो वेडनेसडे उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ी और उसने एक मास के अंदर स्टॉकर देखा जो काफ़ी डरावना था। फिर वहाँ से वेडनेसडे एक लिफ्ट से ब्लैक टावर की तरफ जाने लगी। तभी वहाँ पर वेडनेसडे आ गई और उसने दोनों को देखा। फिर थिंग उन्हें आज़ाद करने लगा, लेकिन वहाँ के जाल में फंसकर वो खुद भी कैद हो जाता है। नीचे से मशीन शुरू हो गई थी जिसमें वो चाकू इनेट और उसके दोस्त की तरफ आने लगी। तब वेडनेसडे नीचे आए और मशीन के पास वाली पहेली को पढ़ा। वहाँ काफ़ी सारी बुक थी और कौन सी बुक नहीं थी यह उसे पता करना। तब वेडनेसडे समझ गई कि वो बुक इनविजिबल है। वेडनेसडे ने उस बुक का नाम लिखा और मशीन रुक गई और वो दोनों बाल बाल बचते हैं। अब वेडनेसडे ऊपर गई, उसने थिंग को आज़ाद किया और स्टॉकर उसके सामने आया जो और कोई नहीं बल्कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फ़ैन वो लाल बालों वाली लड़की थी और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। साथ ही उसने वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए यह पूरा प्रैंक किया ताकि वह साबित कर सके कि वो भी वेडनेसडे की ही तरह कितनी बड़ी पागल है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुमने केल्विन को क्यों मारा, तो वो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे गई थी और मुझे केल्विन का फ़ोन मिल चुका है जो तुम रख सकती हो। वो कहती है मैं भी आपके साथ शामिल होकर मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए वेडनेसडे मान जाती है। दूसरी तरफ सायरन मोटेशिया के घर पर उससे मिलती है और सायरन ने मोटेशिया पर अपनी पावर यूज़ करके उसकी माँ को गाला। फंक्शन में डोनेशन देने के लिए मनाने का काम किया। तब मोटेशिया मान गई, लेकिन सायरन को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। वेडनेसडे और थिंग देखते हैं कि गुरी की बुक वहाँ से गायब होगी। तब वेडनेसडे को थिंग ने बताया कि वो मोटेशिया लेकर गई होगी। ड्राइविंग टीचर जब घर जा रही थी तो पग का ज़ॉम्बी आज़ाद हो चुका था। वो हमला करके उन्हें खा जाता है। एडम फैमिली थिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रही थी ताकि वो खुश हो सके, लेकिन मोटेशिया वेडनेसडे के लिए परेशान थी। साथ ही उसने अपनी माँ को भी फ़ोन किया था क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रिंसिपल ने मुझे हेड मेरी माँ से फ़ंड लेने के लिए बनाया। लेकिन मोटेशिया की अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि उसकी माँ ने मोटेशिया को बचपन में काफ़ी परेशान किया था। वेडनेसडे मोटेशिया के रूम में गुरी की बुक चुराने गई, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे इस चीज़ से भड़क उठी और उसने अपने विजन्स में इनेट के मरने के बारे में बताया, जिसमें वहाँ पर भी कौवे थे और एक आंख वाला रेवन भी उसके पीछे आता रहता है, जिसमें केल्विन और उसके साथी को भी उसने ही मारा है। इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा और मैं कातिल को पकड़ना चाहती हूँ। तब मोटेशिया कहती है कि हमारे विजन झूठे भी साबित होते हैं। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोटेशिया कहती है कि तुमने सीरियल किलर को पकड़ा, तुमने अपनी पावर्स को हद से ज़्यादा यूज़ किया जिसमें तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, और बुक से तुमने शॉर्टकट वाले गलत तरीकों से इसे इस्तेमाल किया जो कि ठीक नहीं है, और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैं ये तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तो वेडनेसडे गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन इनेट स्कूल के कैंपफेयर की तैयारी कर रही थी, लेकिन वेडनेसडे को कैंपफेयर में नहीं जाना था। पग और उसका साथी देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का सर फिर से ठीक हो रहा है। केल्विन की लाश को जब दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे समेत वहाँ सब आए हुए थे। वेडनेसडे ने डॉक्टर से परिंदों को कंट्रोल करने वाले के बारे में पूछा और कहा कि वह कातिल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती। सायरन चालाकी से अपनी माँ को होटल के रूम में लेकर आई क्योंकि उसकी माँ अकेली हो गई थी। उसकी पावर्स चली गई थी और उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था।
अपनी माँ की वजह से सायरन काफ़ी दुखी होती है। वो अपनी माँ को इधर ही छुपने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे ने अपने साथी की मदद से रूप बदलकर केल्विन जैसा बनाया और उसके मोबाइल को ऑन किया। इसके साथ ही उसने रूम का बाकी सामान भी मंगवाया जिससे वेडनेसडे को काफ़ी अच्छा लगा। सामान को चेक करने पर उसे केल्विन के दोस्त के घर की तस्वीरें मिली। पता चला कि वो घर स्कूल से काफ़ी दूर था। तब थिंग ने बताया कि वहाँ पास में स्कूल का कैंप होने वाला है और वेडनेसडे कैंप में जाने के लिए तैयार हो गई जिससे एनेट भी खुश हो जाती। फिर सब लोग बस से कैंप की जगह पर पहुँचे। वेडनेसडे और पग को वहाँ पर अपने पेरेंट्स मिले। उनका आना दोनों बच्चों को पसंद नहीं आया। पग अपने साथ ताबूत में ज़ॉम्बी को लेकर आया था जिससे उसका दोस्त गुस्सा करने लगा क्योंकि यह चीज़ खतरे से खाली नहीं थी। पग कहता है कि मैंने बाहर पटाखे लगा दिए हैं, जैसे ही भागा हमें पता चल जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय करने वाले थे। इतनी ही देर में एक दूसरा प्रोफेसर जो अपनी टीम का हेड था वह भी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। अब वो टीम हेड और प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं और एक दूसरे को यहाँ से निकालना भी चाहते हैं। तब वहाँ पर वेडनेसडे ने बेल बजाकर कहा कि अगर यह जगह चाहिए तो हमें गेम में हरा दो। तब टीम हेड ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जिसमें ये गेम एक रेस। दोनों स्कूल्स के पास अपना अपना एक अंडा था और गेम में हर स्कूल के 10 बच्चे खेलने वाले। इनमें से 5-5 की 2 जोड़ियां बनने वाली थी। पहली जोड़ी को जंगल में अपने अंडे के पास रोकर उसकी हिफाजत करनी होगी और दूसरे स्कूल की दूसरी जोड़ी उस अंडे को चुराए और उसे चुराने के बाद उन्हें फ्लेयर गन से सबको ये बताना है और जो अंडा चुराया गया है उसे कैंप में वापस लाकर टावर पर रखना होगा जिससे वो जीत जाएंगे। तब सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। डेम हेड अपने बच्चों को समझाता है कि हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए काफ़ी सारे हथियार रखे हैं जो तुम यूज़ करके जीत सकते हो। नॉर्म्स जो कि आम इंसान है जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है, इन्हीं दूसरी टीम उनमें से एक ने एरो छोड़ा जिससे एलिट के रूममेट की टोपी गिर गई। उसके सर से बहुत सारे सांप बाहर निकले और उसका दोस्त ये देखकर पत्थर का बन गया। तब एक नॉर्मिस अंडा लेकर वहां से भाग निकला और उन्होंने फ्लेयर गन छोड़ी और सबको बताया। वेडनेसडे ये देखकर भड़क गई और उसने एनिट को भेजा। वहां नॉर्मिस ने धुएं वाले बम फेंक दिए जिससे एनिट की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पग के साथी ने मक्खियों को कंट्रोल करके नॉर्मिस पर हमला किया और उनकी हालत खराब कर दी। वेडनेसडे को स्मोक से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जाकर अंडा ले लिया। फिर उन्होंने भी फ्लेयर छोड़कर सबको बताया। तब आउटकास्ट बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वेडनेसडे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर आई तब उसने देखा कि नॉर्मिस वाला लड़का टावर पर चढ़ रहा था। तब वेडनेसडे ने एक एरो से सीधा रस्सी टावर पर बांधी और उस पर लटक कर टावर के पास जाने लगी। जब वह लड़का अपना अंडा रखने वाला था तो वेडनेसडे ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने अंडे को उठाकर खुद टावर पर रख दिया जिससे आउटकास्ट जीत गई और इससे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को ये जगह कैंपिंग करने के लिए मिल जाती। वेडनेसडे थीम के साथ जाने लगी। प्रिंसिपल ने उसे रोका और कहा कि आज रात का अंपायर सिर्फ उसके लिए है क्योंकि वेडनेसडे ने नॉर्मिस को हरा दिया था और वह सबसे बेस्ट प्लेयर थी। लेकिन वेडनेसडे उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। टीम हेड अपने बच्चों को बातें सुना रहा था कि वह एक लड़की से हार गई और अब वह रात को बदला लेने का फैसला करते हैं। रात होने पर सभी बच्चे कैंपफायर में म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तब तक वेडनेसडे केल्विन के साथी के घर पर पहुंच जाती है और उसने तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे वहां पर एक सीक्रेट बोर्ड मिला जिसमें केल्विन और उसका साथी काफ़ी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे, जो सभी बिलो हॉल यानी आउटकास्ट की जेल के अंदर मर चुके और उनकी मौत का राज काफ़ी गहरा था जिसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता चल रहा था। और यह सब चीज़ें एक लड़की से जुड़ी हुई, इसलिए अब वेडनेसडे को उस लड़की को ढूंढना था। वेडनेसडे ना तो विशन देख पा रही थी ना ही उसकी पावर्स काम करें और यह सब गुडी बुक के ना होने की वजह से हो रहा था। इसलिए वेडनेसडे ने फैसला किया कि अब किसी भी हाल में वो बुक वापस लेनी ही होगी। इनिट और उसका दोस्त जंगल में घूम रही थी। तब इनिट का रूममेट आकर पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं अचानक तुमसे हटकर इसे पसंद कैसे करने लगी। तब इस बात से दुखी होकर रूममेट वहां से चला जाता है। वेडनेसडे आकर मोटिशिया से उसकी बुक मांगने लगी, लेकिन मोटिशिया ने वेडनेसडे की सलामती के लिए उसे बुक ना देने का फैसला किया। तो वेडनेसडे ने उसे खानदानी डुअल के लिए एक चैलेंज दिया और मोटिशिया खुश हो गई। इस चैलेंज में दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करनी है। रात को टीम का हेड एक टेंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर गया और एक रस्सी टूटने से ज़ॉम्बी आज़ाद हो जाता है और वो टीम हेड पर हमला करके उसका दिमाग खा जाता है और रस्सी की वजह से वहां पर पटाखे बजने लगे और इस चीज़ से पग और उसका साथी भी काफ़ी डर जाते हैं। तब तक वेडनेसडे और मोटिशिया ने अपने अपने आर्टिफिशियल दिल लेकर अपने कपड़ों पर लगा लिए जिसमें सामने वाले को बिना देखे दूसरे का दिल तोड़ना होगा। फिर वो दोनों तलवारबाजी करने लगे जिसमें मोटिशिया ने वेडनेसडे को हरा दिया। तो वेडनेसडे काफ़ी दुखी हुई और उसने वहां पर तलवार फेंक दी जो कि मोटिशिया के पीछे आने वाले ज़ॉम्बी को लग गई और वो वहीं पर कैद हो चुका था। तो मोटिशिया अपनी बेटी की बहादुरी से काफ़ी खुश हुई।
कुछ देर बाद ऑफिसर्स ने आकर ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था और सब सुख का सांस लेते हैं। वेडनेसडे ने वहां पर रेवन के साथ कातिल को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। फिर वो कातिल वहां से गायब हो गया। बिलो हिल के अंदर जोडी ने डॉक्टर को बताया कि उन्होंने ज़ॉम्बी को कैद कर लिया था, जिससे वह दोनों भी खुश हो गई। ये दोनों वहां नई आई कैदी को भी देखते हैं जो यहां आकर काफ़ी खुश थी और यह और कोई नहीं बल्कि टाइलर की मास्टर होती है। इसके बाद टाइलर की मास्टर और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर उसकी मदद से टाइलर को सुधारना चाहती है क्योंकि वो उससे ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वह डॉक्टर की मदद करने के लिए मान जाती है और ये लोग उसकी मास्टर को टाइलर के पास छोड़ देते हैं। वह फिर से उसे कंट्रोल करके शांत करने लगी। तब टाइलर जो काफ़ी गुस्से में था उसने वहीं पर हाइट बंद कर उसे पकड़ लिया। इस पर वह कहती है, बेटा तुम मुझसे नाराज है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँ। इस पर हाई टाइलर ने उसे दूर उठाकर फेंका और उसकी मास्टर हंसने लगती। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने कब्रिस्तान में मरने वाले बच्चों यानी कि आउटकास्ट की हड्डियों को निकाला, जहां तभी उसकी नानी आकर उससे मिली और वेडनेसडे काफ़ी खुश हो जाती। तब रेवन उन्हें ऊपर से देख रहा था। वेडनेसडे ने नानी को कहा कि केल्विन के मरने का राज मैं सबके सामने लाके रहूंगी। दोनों मिलकर उन हड्डियों को चेक करती हैं। उन्हें पता चला कि सारी हड्डियां ही जानवरों की हैं, उसके अंदर इंसान से जुड़ी कोई चीज़ नहीं। तभी रेवन मरे हुए लोगों का पेपर उठाकर वहां से उड़ जाता है। वेडनेसडे ने भी पीछा किया और देखा कि रेवन के साथ वो कातिल भी भाग रहा है। तो वेडनेसडे वापस आकर नानी को कहती है कि आप ये कब्रिस्तान खरीद लें और यहाँ किसने गड़बड़ की है ये पता लगाएं। और अगर आपने ये जगह खरीद ली और मुझे संभालने का काम दिया तो मेरी मॉम इस चीज़ से काफ़ी भड़क जाएंगी। तब उसकी नानी अपनी बेटी मोटेशिया को जलाने के लिए मान जाती है। वेडनेसडे अपने साथी को कहती है कि यहाँ पर यह रेवन हमेशा नज़र रखता है, लेकिन फिर भी हमें सभी चीज़ों का पता लगाना होगा। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से मिली जो उसके बुलाने पर आ गई थी। उसने अंकल को विला हॉल में जाने का काम दिया, जहां उन्हें उस लड़की को ढूंढना था जिसके लिए वह मान जाते हैं। उधर मैनेजर होटल में हंगामा होने की वजह से पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आकर सायरन की मां को पकड़ लेती है क्योंकि उसका होटल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने अंकल को भी पकड़ लिया जिन्होंने पूरा रूम तबाह कर दिया था, साथ ही माजी में चोरी भी की। वेडनेसडे आकर मोटेशिया से मिली और उससे अपनी आंट के बारे में पूछती है। तब मोटेशिया ने कहा कि सालों पहले मेरी बहन तुम्हारी आंट स्कूल के बाहर चिल्ला रही थी और उसने अपनी पावर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर ली थी, जिस वजह से उसके भी काले आंसू बह रहे थे और उसे आउटकास्ट की जेल में भेज दिया गया। तभी वहां पर वेडनेसडे की नानी भी आ गई, जिसे देखकर मोटेशिया काफ़ी चौंक गई और अब वह वेडनेसडे को अपनी बेटी के सामने कब्रिस्तान गिफ्ट में दे देती है, जिससे वेडनेसडे काफ़ी खुश हो गई। मोटेशिया ने वेडनेसडे को बाहर भेजा और अपनी माँ से कहती है, मॉम तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों के बीच में पहले से ही काफ़ी दरार है जिसमें वेडनेसडे काफ़ी काबिल है और तुम उसके रास्ते में रुकावट हो और उसे उसका रास्ता खुद बनाने दो। वो फिर कहती हैं कि तुम्हें यहाँ डोनेशन देने के लिए ही कहा गया होगा क्योंकि स्कूल वालों को वो मुझसे चाहिए और मैं डोनेशन दे तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वेडनेसडे को बुली की बुक वापस करनी होगी। मोटेशिया फ़ौरन ही उस किताब को जला देती है। तब उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में किलर ने वेडनेसडे को छुपकर देखना शुरू किया, जिसमें वेडनेसडे को उसकी साथी एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है, जिसका भी रिश्ता इन सब चीज़ों से हो सकता है। इनेट वेडनेसडे पर गुस्सा करने लगी कि तुम अब मुझे दोस्त नहीं समझती, अपने साथी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हो। तो वेडनेसडे कहती है कि तुम भी तो पहले मुझसे दूर ही रहना चाहती थी ना। तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और वेडनेसडे एड को बचाने में लग जाती है और यहीं पर प्रिंसिपल भी अपनी पावर से कौवों को भगा रहा था। तभी कौवा क्रिंग को लेकर उड़ गया और प्रिंसिपल ने आग का गोला छोड़ा, जिससे वह दोनों अलग हो गई। नीचे गिर रहा था, तब एनेट ने उसे गिरने से पहले ही बचा लिया। वेडनेसडे ने किलर को देख लिया था, तब वो उसे पकड़ने पीछे गई। हीलर स्कूल के खुफिया रास्तों से भाग रही थी और अचानक से वो गायब हो जाती है। उधर ऑफिसर्स सायरन की माँ से बात कर रहे थे, तभी वहां पर सायन आ गई जिसे ऑफिसर्स जानते थे। सायरन दोनों ऑफिसर्स को ये केस बंद करने और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहती है। उसकी पावर्स की वजह से वो मान भी जाती है। मोटेशिया वेडनेसडे को कहती है कि यह कौवे बार बार हमला कर रहे हैं और तुम्हें अब रुकना होगा वरना तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। जेल में थिंग आकर अंकल से मिला और उसे बूढ़े आदमी के बारे में बताता है क्योंकि हो सकता है वह लड़की के बारे में जानता हो जिसे अंकल यहाँ ढूंढने आए थे। तब अंकल ने इस बारे में गार्ड से पूछा। गार्ड उसे बूढ़े आदमी के पास लेकर गया जो वहाँ पर कैद था और उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं और वो एक नॉमी इंसान था जो पहले यहाँ पर पढ़ाया करता था। अंकल उससे लड़की के बारे में पूछते हैं, जिस पर बूढ़े आदमी का तोता उसका मजाक बनाता है और अंकल उसे जोर का बिजली का झटका लगाते हैं।
वेडनेसडे प्रोफेसर से फिर परिंदों को कंट्रोल करने वाले के बारे में यानी किलर के बारे में पूछती है जो उसे मारना चाहती हैं, जो शायद बूढ़े आदमी से जुड़ा हो सकता है। प्रोफेसर कहता है कि वो बूढ़ा आदमी एक नॉमी है और उसकी बेटी एक आउटकास्ट थी जिसका नाम मुझे नहीं पता। अब बहाने से बूढ़े आदमी ने उस लड़की का नाम लेकर अंकल को एक खुफिया कमरा दिखाया जिससे अंकल समझ गए कि उसके अंदर शायद वह लड़की होगी। टाइलर की मास्टर डॉक्टर से कहती है कि मुझे उससे बात करनी है क्योंकि वो मेरे से नाराज है और हाइड कभी भी अपने मास्टर को मार नहीं सकता और हमें अब साथ में काम करना होगा। तब डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो फिर डॉक्टर को वेडनेसडे के अंकल के बारे में बताकर कहती है कि वह यहाँ पर है तो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। ये सुन डॉक्टर ने अंकल को पकड़वाकर खूब मरवाया और उसे ज़ॉम्बी के साथ एक खुफिया कमरे में कैद कर दिया। ये चीज़ सींग ने भी देख ली थी, वो आकर वेडनेसडे को बताता है, इसलिए वह अब अपने अंकल को बचाना चाहती थी। फिर वेडनेसडे ने अपने साथी और इनिट के साथ वहां जाने का फैसला किया। अब जब रात होने पर वेडनेसडे छुपकर बिलो हॉल जा रही थी, लेकिन गेट पर कार को रोककर चेक किया जा रहा था। तब उसके साथी ने ऑफिस में एक धमाका करवाया जिसकी वजह से सभी का ध्यान कार पर से हटा और वेडनेसडे बाहर आ जाती है। फिर वो लोग जेल में घुस गए और तब उनकी मदद अंकल की दोस्त ने की। तभी अंकल को बचाने के लिए म्यूजिक टीचर भी वहां पर आकर कैदियों के लिए म्यूजिक बजाने लगी जिससे उन लोगों को शांत किया जाने वाला था। फिर वेडनेसडे आकर अंकल को आज़ाद कर देती है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी भी अपनी हथकड़ी तोड़कर आज़ाद हो गया था और टाइलर की मास्टर को गार्ड ले जा रहे थे। तब वहां पर ज़ॉम्बी आकर गार्ड्स को मार देता है। उसकी मास्टर जब वहां से भागने लगी तो उसे वेडनेसडे मिल जाती है। जब सायरन बजा तब डॉक्टर ने सभी कैदियों को निकालना शुरू किया और वह बूढ़े आदमी को लेकर ऑफिस में आ गई थी। वेडनेसडे और अंकल ने आकर एक स्टोर रूम खोल दिया जिसके अंदर कोई काम का सामान नहीं था, लेकिन वहां पर वेडनेसडे ने एक खुफिया रास्ते को ढूंढ लिया और उन्हें पता चला कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया प्रोजेक्ट है जो आउटकास्ट के ऊपर रिसर्च के बारे में है। फिर वह दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए नीचे बेसमेंट में आई। तब उन्हें वहां पर काफ़ी सारी जेल मिली और वहां पर एक टेक्नोलॉजी से मशीन को बनाया गया था जिसमें वहां आउटकास्ट को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हें मरा हुआ साबित करके उन्हें नीचे रखकर काफ़ी ज़्यादा तड़पाया जाता था। केल्विन नहीं चाहता था कि उसके बेटे टाइलर के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वह आउटकास्ट पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ वेडनेसडे को एक लड़की भी मिली जो काफ़ी डरी हुई थी और तब यहाँ रेवन के साथ किल भी आ जाती है। वेडनेसडे ने अब उसे पहचान लिया था जो और कोई नहीं बल्कि जो भी थी यानी जेल की मैनेजर जो बूढ़े आदमी की बेटी होती है और वही अपने डैड की बात आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करती। अपने डैड की वजह से उसे स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में भी पता था। फिर जोडी बताती है कि मेरे डैड नॉमिस थे, फिर भी वह उस स्कूल में पढ़ाने गए ताकि वह आउटकास्ट को समझ सके क्योंकि उन्हें खुद के लिए सुपर पावर्स चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन वह कभी भी खुद के लिए पावर्स नहीं ले पाई क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे पावर दिलवाई जिसमें मैं पंछियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर वेडनेसडे और अंकल को काफ़ी बुरा लगा कि उसके डैड और इसने अपने ही स्कूल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको शिकार बनाया। लेकिन यहाँ पर जोडी अपनी पावर से खुश थी और तब अंकल ने जोडी पर काफ़ी बड़े बिजली के झटके से वार किया जिसकी वजह से वहाँ की पूरी लाइट ही चली जाती है और तब बाहर एनेड और वेडनेसडे के साथ ही काफ़ी डर जाती हैं। तब तक सभी कैदी आज़ाद होने लगी। बेसमेंट की कैदी ने जोडी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन जोडी वहां से भाग गई। वेडनेसडे वहां पर डरी हुई लड़की को बाहर निकालती है। ऑफिसर्स ज़ॉम्बी को शूट कर रहे थे लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मास्टर जल्दी से भागकर टाइलर के पास गई। वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। उसने टाइलर की जंजीरों को तोड़ दिया। तब टाइलर कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंसा था, अब तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तब वो कहती है हम दोनों की दुश्मनी वेडनेसडे से है और वो यहीं पर है तो हम उसे मार सकते हैं। टाइलर कहता है उसे तो मैं मार दूंगा लेकिन पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुन उसकी मास्टर वहाँ से भाग गई और टाइलर वहाँ हाइट में बदलना शुरू हो जाता है जिसमें अब वह पहले से भी काफ़ी बड़ा और पावरफुल बन चुका था। पीछे से आकर उसने अपने मास्टर पर अटैक करके उसकी जान ले ली। अंकल ने अपने दोस्त और बाकी कैदियों को बचा लिया था और अब वो सब वहाँ से निकल गए थे। ऑफिस में डॉक्टर के पास ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। वो बूढ़े आदमी को कहता है कि इतने सारे लोगों को खाने के बाद मेरा शरीर ठीक हो रहा है, जो कहने के बाद वो बूढ़े आदमी को भी मार देता है। तब तक वेडनेसडे के सामने हाइट आ गया तो उसने लड़की को भगा दिया और हाइट आगे बढ़ा तो वेडनेसडे वहां पर खड़ी थी जिसमें हाइट उसे देख रहा था बिल्कुल करीब आकर, लेकिन वेडनेसडे को उससे डर नहीं लग रहा था। मगर कुछ ही देर बाद वेडनेसडे भी उड़ती हुई बाहर आई। वो जख्मी हो गई थी और झटके से नीचे गिर जाती है। तभी वहां ऑफिसर्स भी आ चुके थे और हाइट उनके बीच में आकर ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो जंगल में भाग गया। तब तक टिंग ने वेडनेसडे को देखा जिसकी हालत बहुत खराब होती है और इसी के साथ फिल्म भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।